नमस्कार दोस्तों। हम लोग अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे थे और अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम से पहले जो घटनाएं घटी या उससे पूर्व की स्थिति है उसके बारे में हमने डिटेल में अपने पिछले लेक्चर में स्टडी की थी। हम अब आगे के जो कारण थे स्वतंत्रता संग्राम होने के उनके बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कारण रहे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने में। मैंने बहुत सारे कारण जो थे पहले भी डिस्कस कर लिए थे। अभी आगे के जो कारण हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण कारण था दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण यहाँ की जनता में आक्रोश था। हुआ ये कि यहाँ पे जब औपनिवेश शासन स्थापित हो गया था इंग्लैंड का, उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम स्थापित किया था जिसमें ब्रिटिश सरकार गवर्नर की नियुक्ति करती थी और उसकी सहायता के लिए उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना की थी जो कि गवर्नर को उसके उसके जो कार्य हैं उनको करने में सहायता प्रदान करती थी। ये जो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो लोग होते थे इनका भी नॉमिनेशन ब्रिटिश ताज के द्वारा किया जाता था। इसके साथ ही साथ में एक और व्यवस्था की गई थी जिसमें एक असेंबली बनाई गई थी। इस असेंबली का काम भी गवर्नर को शासन कार्य करने में सहायता देना ही था। इस असेंबली में जो लोग होते थे यानी जो सदस्य थे इस असेंबली के, वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे। इस सदन को कर लगाने, अधिकारियों का वेतन नियुक्त करने, कानून निर्माण का कार्य करने जैसे बहुत सारे अधिकार थे। लेकिन ये जो अगर वो इन अधिकारों का प्रयोग भी करती, ये जो विधायिका थी वो इन कानूनों का प्रयोग भी करती, तो भी गवर्नर को उसके द्वारा पास किए गए जो निर्णय हैं उन पर वीटो लेने का अधिकार था। यानी कि कानूनों को स्वीकार करना या उसको रद्द करने का पूर्ण अधिकार गवर्नर के पास था। इस कारण से यहाँ के जो उपनिवेश की जो जनता है उसमें असंतोष था इस व्यवस्था के प्रति, क्योंकि उनका ये मानना था कि हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जब वो कोई बात कह रहे हैं, उन्होंने कोई मत प्रस्तुत किया है, तो उस पर वीटो क्यों ब्रिटिश सरकार से जो मनोनीत गवर्नर है वो वीटो क्यों ले रहा है? क्योंकि ये जो गवर्नर है वो आम जनता के महत्वाकांक्षाओं का तो प्रतिनिधित्व कर नहीं रहा है, ये तो ब्रिटिश सरकार की महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली अधिकारों के लिए संघर्ष होना प्रारंभ हो गया जनता के मध्य में। इसी तरीके से प्रारंभ में, क्योंकि वहां पे इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी के आसपास रक्तहीन क्रांति हुई थी जिसको कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहा जाता था 1868 में। ये लगभग 85 इयर्स तक चलता रहा और इसके माध्यम से जो राजतंत्र है उसको उसकी जो शक्ति है उसको सीमित कर दी गई और संसद की जो शक्तियां हैं उसको बढ़ा दिया गया। इस तरीके से वहां पे एक सिस्टमैटिकली संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया। तो इस प्रक्रिया में लगभग 85 वर्ष लग गए और इस 85 वर्ष में राजतंत्र संसद के बीच में निरंतर संघर्ष चलता रहा। इसलिए ये जो इंग्लैंड है वो इन उपनिवेशों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई। यहाँ के उपनिवेश प्रारंभ से ही स्वच्छता और स्वच्छंदता से कार्य कर रहे थे, वो स्वशासन की प्रणाली से काम कर रहे थे। गवर्नर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पा रहा था क्योंकि इंग्लैंड की सरकार का उसे बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिल पा रहा था। इंग्लैंड की जो सरकार है वो तो खुद ही अपने आंतरिक राजनीतिक जो संघर्ष है उसके अंदर उलझी हुई थी। लेकिन जब वो इन समस्याओं से फारिग हो गई, इंग्लैंड जब ये जो संघर्ष है इससे स्वतंत्र होकर अब एक शक्तिशाली राज्य के रूप में शक्तिशाली राज्य के रूप में संवैधानिक राजतंत्र के रूप में स्थापित हो गया, तब यहाँ की जो सरकार है उसने विभिन्न कानून जो कि पहले से प्रचलित थे उनको सख्ती से वसूलना शुरू कर दिया, सख्ती से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, करों को सख्ती से वसूलना शुरू कर दिया। तो यहाँ के जो उपनिवेश हैं उनमें असंतोष
बना और यही असंतोष क्रांति में बाद में तब्दील हो गया। इसी तरीके से सप्तवर्षीय युद्ध हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण थे। जब फ्रांस और ब्रिटेन, इन दोनों के हित ही अमेरिका में थे। उत्तरी अमेरिका में क्यूबेक से लेकर के मिसिसिपी की घाटी तक फ्रांसीसी उपनिवेश फैले हुए थे। लेकिन जब सप्तवर्षीय युद्ध हुए 1756 से 1763 के बीच में, इस युद्धों में इंग्लैंड ने फ्रांस को पराजित कर दिया। पराजय के फलस्वरूप जो कनाडा में फ्रांसीसी उपनिवेश थे, उन सब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, जिसके कारण से अब अमेरिका में उत्तर से, यानी कि कनाडा की तरफ से फ्रांसीसियों के आक्रमण की संभावनाएं भी अब खत्म हो गई। इसलिए वो अब, पहले वो सुरक्षा की दृष्टि से इंग्लैंड पर निर्भर थे, लेकिन अब वो सुरक्षा की दृष्टि से भी इंग्लैंड पर निर्भर नहीं रहे और उसकी निर्भरता इंग्लैंड पर खत्म हो गई। और इस कारण से वो उन्हें ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करने का अवसर भी मिल गया। एक और जो प्रभाव पड़ा है सप्तवर्षीय युद्ध का, वो ये था कि जब इंग्लैंड ने फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में क्यूबेक से मिसिसिपी के क्षेत्र तक हटा दिया, तो वो उन्होंने एक बहुत बड़े क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया, यानी कि मिसिसिपी से लेकर के अल्गानी पर्वतमाला तक उन्होंने व्यापक क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। और ये जो, इसके कारण अब, क्योंकि यहाँ के जो अमेरिकी बस्ती हैं, उनको ये लग रहा था कि अब इंग्लैंड के अधिकार में तो ये क्षेत्र है ही और हम सब भी इंग्लैंड के अधिकार क्षेत्र में ही हैं, तो क्यों ना हम अब पश्चिम की तरफ बढ़ें। लेकिन इस क्षेत्र में रेड इंडियंस रहते थे, जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे। रेड इंडियंस वो यहाँ रहते थे और इंग्लैंड ने 1763 में एक घोषणा की। जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हुई, उसके बाद में एक शाही घोषणा की गई, जिसके द्वारा फ्लोरिडा, मिसिसिपी और पश्चिम के जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से रेड इंडियंस के लिए सुरक्षित कर दिए गए, जिसके कारण से जो उपनिवेशवासी थे वो जो पहले पश्चिम की ओर बढ़ना चाह रहे थे, इस शाही घोषणा के बाद में वो एक तरीके से शॉक्ड हो गए, क्योंकि अब वो पश्चिम की तरफ नहीं बढ़ सकते थे और वो, उन्हें ये लगने लगा कि इंग्लैंड जो है वो उनके आर्थिक हितों के विरुद्ध है और इसलिए वो उनका शत्रु है। इसके अतिरिक्त एक और प्रभाव पड़ा, वो ये प्रभाव था कि सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जब युद्ध हुआ, तो इसमें इंग्लैंड को भी बहुत सारी धनराशि खर्च करनी पड़ी, जिसके कारण कि इंग्लैंड के सामने आर्थिक समस्या आने लगी। और कई जो अंग्रेजी राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने ये माना कि इंग्लैंड को अपने उपनिवेशों से धन जो उनका खर्च हुआ है वो वसूल करना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड ने ये जो युद्ध किया है वो अपने उपनिवेशों की रक्षा के लिए ही किया है। इसलिए इन उपनिवेशों को अब इंग्लैंड को और अधिक टैक्सेस पे करने चाहिए। इसी कारण से जो पहले से ही लागू कानून थे, जैसे जहाजरानी कानून है, व्यापारिक कानून है, शुगर एक्ट है, इस तरीके के जो कानून पहले से ही लागू थे, लेकिन उनको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। इसलिए जो अमेरिकी जो उपनिवेशवासी हैं वो बिना किसी दिक्कत के अपने काम कर रहे थे। अब इन कानूनों को कड़ाई से लागू किया गया और जब इनको कड़ाई से लागू किया गया, तो उपनिवेशवासी इस जो नए कानून के तहत काम करने को अब तैयार नहीं थे। इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इसी तरीके से उपनिवेशों का आर्थिक शोषण, उपनिवेश तो बने ही इसी धारणा पर थे कि ये जो उपनिवेश हैं वो अपने जो पेरेंट राज्य हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे और तैयार माल की खपत करवाएंगे। इसी मंतव्य के आधार पर इंग्लैंड ने इन उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से कई कानून प्रारंभ कर दिए और इनमें से एक प्रमुख कानून था, वो ये था नौ संचालन कानून, नेविगेशन एक्ट। इस नेविगेशन एक्ट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि जो भी अगर कोई भी अगर उपनिवेशों से माल आता है तो सबसे पहले वो इंग्लैंड के पास आएगा, इंग्लैंड के बंदरगाहों पर आएगा, उसके बाद में ही वो अन्य जगहों पर निर्यात किया जाएगा। इससे इंग्लैंड को फायदा ये हुआ कि उसके जो पोत निर्माण उद्योग है, यानी कि जो उसकी शिप बिल्डिंग जो इंडस्ट्री है, वो
बहुत ज्यादा उसको फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर जब उपनिवेशों से जहाज आएंगे और वो यहाँ पर अपना सामान लेकर आएंगे, तो उनसे उन्हीं का ही विकास होगा। इसलिए यहाँ अपनी इंडस्ट्री को लाभ पहुंचाने के लिए उसने इस तरीके का कानून लेकर आए। इससे 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 जो यहाँ के जो लोग हैं, उपनिवेशवासी हैं, उनका जो खर्चा था वो डबल हो जाता था। अगर वो किसी सामान को निर्यात करना चाहते हैं तो पहले उस सामान को इंग्लैंड के बंदरगाह पर लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो कहीं और निर्यात कर सकते थे। इससे जो उनका जो खर्चा है वो ज्यादा बढ़ जाता था और उनका जो माल है उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहता था। इसलिए ये जो कानून है वो उपनिवेशवासियों के लिए अन्यायपूर्ण थे। इसी तरीके से एक और व्यापारिक अधिनियम लागू किया गया, जैसे ट्रेड एक्ट। इसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया कि कुछ जो माल है, जैसे चावल है, लोहा है, तंबाकू है, इस तरीके की जो वस्तुएं हैं जो कि कच्चे माल के रूप में उपयोग में ली जाती हैं, वो केवल और केवल इंग्लैंड को ही निर्यात किया जा सकता है। इससे भी रोष होना स्वाभाविक था, क्योंकि इस समय बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे, फ्रांस और डची व्यापारी थे, जो कि बहुत ही कम मूल्य, बहुत ज्यादा मूल्य पर इन वस्तुओं को खरीदने को तैयार थे अमेरिकी वासियों से। और जबकि इंग्लैंड इन्हीं वस्तुओं के लिए बहुत ही कम दाम दे करके मजबूर कर रहा था उपनिवेश वासियों को कि वो ये सामान इंग्लैंड को ही दे। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि जो अमेरिकी वासी हैं वो अधिक मूल्य पर अपना जो सामान है वो फ्रांस और डच को देना चाहते थे, व्यापारियों को देना चाहते थे, लेकिन उनको मजबूर किया जा रहा था इस ट्रेड एक्ट के माध्यम से कि वो अपना जो सामान है कम मूल्य पर इंग्लैंड को ही भेजें, निर्यात करें। तो यहाँ से भी इसमें भी रोष फैलना स्वाभाविक ही था। इसी तरीके से एक और नियम बनाया गया था जिसके द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि कोई भी जिस औद्योगिक माल को इंग्लैंड में तैयार किया जाता है वही माल उपनिवेशों में तैयार नहीं किया जाए, क्योंकि सेम हो जा रहा था वो इंग्लैंड के हिसाब से। तो इसलिए उन्होंने ये पाबंद कर दिया कि वो ही माल अमेरिकी उपनिवेश में तैयार नहीं होगा। इस प्रकार से 1689 के कानून के द्वारा उपनिवेशों में ऊनी माल तथा 1732 के कानून द्वारा हैट्स का निर्यात बंद कर दिया गया, क्योंकि इनको तैयार करने का परमिशन उनको नहीं मिला गया। इस प्रकार से ये जो कानून थे, जैसे नेविगेशन एक्ट है, ट्रेड एक्ट है और इंडस्ट्री एक्ट है, इस तरीके के जो एक्ट थे वो बेसिकली इंग्लैंड के आर्थिक हितों के लिए तो अच्छे थे, और जो अमेरिका के जो लोग हैं, उपनिवेशवासी हैं, उन लोगों के आर्थिक हितों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। इसलिए इन कानूनों का विरोध होना स्वाभाविक था। लेकिन ये कानून पहले से भी चालू थे वहां पे, क्योंकि हमने देखा है कि ये पहले से ही इम्प्लीमेंटेड थे। 1732 में भी ये कानून थे, 1789 में भी ये कानून बने हुए थे, लेकिन इनका बहुत ज्यादा विरोध प्रारंभ में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनको कभी सख्ती से लागू नहीं किया गया। लेकिन जब इंग्लैंड का जो राजा था जॉर्ज थर्ड, उसने जब इन कानूनों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया तो उपनिवेश जो थे वो विरोध में आकर खड़े हो गए इंग्लैंड के, क्योंकि वो अब अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने को रेडी हो रहे थे। इसी तरीके से अमेरिका में भी बौद्धिक चेतना का विकास एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस समय किसी भी क्रांति के लिए बौद्धिक पृष्ठभूमि आवश्यक है, और ये जो बौद्धिक पृष्ठभूमि है वो यहाँ के बौद्धिक चिंतकों, जिनमें बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, जेम्स विल्सन, जॉन एडम्स, थॉमस पैन, जेम्स ऑटिस, सैमुअल एडम्स, इन लोगों ने अपने भाषणों के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा यहाँ के इन लोगों ने उपनिवेश में अपने इंग्लैंड के प्रति प्रतिरोध को सही बताया। उन्होंने ये बताया कि क्यों हमें इंग्लैंड का विरोध करना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने डिटेल में अपने भाषणों में, लेखों में, अलग अलग सभाओं में उन्होंने अपने विचारों को प्रसारित किया। और यहाँ की जो उपनिवेशवासी हैं उन्हें ये लगने लगा कि हमारे जो हित हैं वो इंग्लैंड के हितों से टकराते हैं, उनमें कोई मेल नहीं है, इसलिए अब हमें इंग्लैंड से स्वतंत्र हो जाना ही हमारे पास एकमात्र रास्ता है, अगर हमें आगे प्रगति करनी है तो। क्योंकि जब तक इंग्लैंड हमारे ऊपर रहेगा,
हमारा मातृ देश बनकर रहेगा, तब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं। और यहाँ के उपनिवेशवासी अपना विकास करने को आतुर थे, और इसी आतुरता को बेंजामिन फ्रैंकलिन, जेम्स ऑडिस और सैमुअल एडम्स, इन लोगों ने, इन क्रांतिकारी लोगों ने और ज्यादा उकसाया। ये जो जो लोग थे वो जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हम लोगों ने बात करी इससे पहले, जब हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था इनके बारे में, मॉन्टेस्क्यू के बारे में, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी, जिसमें कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तीनों तीनों की शक्तियां जो अलग अलग तरीके से जो मतलब एक ही व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, मतलब तीनों अलग अलग व्यक्तियों के पास में, अलग अलग संस्थाओं के पास में होनी चाहिए, जिससे कि ये आपस में चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी, चेक एंड बैलेंस की सिचुएशन बनी रहे, और जो तीनों जो अंग हैं वो सुचारू रूप से काम कर सके विदाउट एनी करप्शन। तो ये एक महत्वपूर्ण, ये जो लोग थे, ये इन बड़े बड़े जो चिंतक हैं, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और इन लोगों ने अपने इन विचारों को बहुत सशक्त रूप से अभिव्यक्त किया था, और इससे यहाँ के जो लोग हैं उनमें स्वशासन की मांग को और ज्यादा बल मिलने लगा। कुछ संवैधानिक मुद्दे भी थे। अमेरिका ने कई प्रकार के कानून, जब सप्तवर्षीय युद्ध के बाद में नए नए कानून, कर कानून लागू करना शुरू कर दिया और स्थानीय करों को बढ़ाने का प्रयास किया, तो यहाँ के जो उपनिवेश हैं उनमें घोर असंतोष उत्पन्न हो गया। ब्रिटेन का, और सबसे बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा संवैधानिक मुद्दा सामने खड़ा हो गया, और वो मुद्दा ये था कि ब्रिटेन का मानना था कि ब्रिटेन एक सर्वोच्च शक्ति है अमेरिकी उपनिवेश के सामने, और उसको पूरा अधिकार है कि वो अमेरिकी उपनिवेश के लिए किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, जबकि अमेरिकी उपनिवेशों का मानना था कि कानून लगाने का अधिकार केवल उपनिवेश की असेंबलियों में ही निहित है, क्योंकि वहां पर उनका प्रतिनिधित्व है विधायिका के द्वारा, ना कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, क्योंकि वहां पे उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। इसीलिए जब 1775 में जब फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद में जो भी निर्णय हुए, उनमें प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं एक बहुत बड़ा स्लोगन बन के उभरा, और उसने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को एक बहुत बड़ी मतलब एक जोश दिया और गति प्रदान की। तो इस तरीके से कुछ संवैधानिक मुद्दों पर दोनों जो जो कॉलोनी और कॉलोनाइजर दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।